Hello friends, today we shall study John Keats's poem Ode on a Grecian Urn. I am Dr. Satyapal, Associate Professor of English, Department of Higher Education, Government of Haryana. And the topic of today's lecture is Ode on a Grecian Urn. आपको मैं बतला दूं कि ओड में संबोधन होता है, पोइट एड्रेसेस ओड आपने पोइटिक फॉर्म्स में किया था और वही ओड यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने है। चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। This is a picture of the Grecian urn on which there are various paintings. John Keats saw this Grecian urn and wrote the poem Ode on a Grecian Urn based on the pictures painted on this urn. जॉन कीट्स की पोइम ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न, इस पोइम के माध्यम से हमें पता चलता है कि ये पोइम एक ओड है। कविता के अलग अलग जो प्रकार होते हैं उसमें से एक है ओड। जैसे हमने देखा था सोनेट, सोनेट में 14 लाइनें होती हैं, लेकिन ओड जो होता है उसमें लाइनों की संख्या निश्चित नहीं होती है। ओड में कवि किसी व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करके बोलता है, चाहे किसी व्यक्ति का संबोधन करके उससे बात करता है या किसी भी वस्तु या किसी भी वैल्यू को संबोधित करके वो बोलता है। और यहाँ पर कवि जो है वो बोल रहा है ग्रीशियन अर्न, एक यूनानी बर्तन है, एक यूनानी जो है कलश है, उसको संबोधित करके अपनी बात कहता है। इस पोइम को हम समझने की कोशिश करते हैं। दाउ स्टिल अनरेविश्ड ब्राइट ऑफ क्वाइटनेस, दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। कितना बढ़िया एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है इसमें। आप देखें कि स्टिल, अनरेविश्ड, ब्राइट, क्वाइट, चाइल्ड, टाइम, एक जैसी जो है वाउल की आवाज़ है, इसको एलिट्रेशन कहते हैं। दाउ स्टिल अनरेविश्ड ब्राइट ऑफ क्वाइटनेस, ओ ग्रीशियन अर्न, तुम बिना छुई हुई दुल्हन के समान हो। ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, तुम ऐसी दुल्हन हो जो खामोशी और स्लो टाइम और धीमा चलने वाले वक्त के द्वारा गोद ली गई संतान हो। फोस्टर चाइल्ड, गोद ली गई संतान हो, साइलेंस के द्वारा, खामोशी के द्वारा, और स्लो टाइम, धीमा चलने वाले वक्त के द्वारा। धीमा चलने वाले वक्त और खामोशी के द्वारा गोद ली गई अनछुई दुल्हन के समान हो। किसको कह रहा है? ग्रीशियन अर्न को कह रहा है, उसी को संबोधित कर रहा है। अरे ग्रीशियन अर्न, अरे यूनानी कलश, तुम तो खामोशी की अनछुई दुल्हन हो, तुम तो खामोशी और धीमा चलने वाले वक्त का गोद लिया हुआ बच्चा हो। सिल्वियन हिस्टोरियन, सिल्वियन हिस्टोरियन से यहाँ पर जॉन कीट्स का मतलब क्या है? जॉन कीट्स का मतलब है कि तुम एक इतिहासकार हो, तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो हमें इतिहास के बारे में बताते हो। सिल्वियन हिस्टोरियन, तुम जंगल का इतिहास बताते हो। हु कैनस दस एक्सप्रेस, जो कि तुम बखान कर सकते हो, अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन अवर राइम, हमारी कविताएं जितनी शानदार कहानियाँ, जितनी खूबसूरत कहानियाँ बता सकती हैं, अरे जंगल के इतिहासकार, तुम तो उससे भी बेहतर कहानियाँ बता सकते हो। वट लीफ फ्रिंज लेजेंड्स हॉन्ट अबाउट दाई शेप, तुम्हारे शरीर पर, यानी कि यूनानी कलश के शरीर पर, उसकी बॉडी के ऊपर किस तरह के लीफ फ्रिंज्ड लेजेंड्स, किस तरह के लेजेंड्स, किस तरह की कहानियाँ, किस तरह से वृक्षों और पेड़ पत्तों और इमारतों की तस्वीरें उसके ऊपर हैं, उनसे किस तरह की कहानियाँ बताई जा रही हैं। ऑफ डीटीज़ और मोर्टल्स, या तो वो देवी देवताओं की तस्वीरें हैं या नश्वर मनुष्यों की तस्वीरें हैं, और बौद्ध, या दोनों की तस्वीरें हैं। इन टैम्प और डेल्स ऑफ आर्केडी, ये तस्वीरें या तो टैम्प घाटी की हैं या आर्केडिया, आर्केडिया घाटी की हैं, वहाँ कहीं की तस्वीरें हैं। कवि पहचान नहीं पा रहा है, वो कहता है कि ना जाने ये तस्वीरें टैम्प की हों या आर्केडिया की हों, आर्केडी की हों। वट मैन और गॉड्स आर दीज, जिन लोगों की तस्वीर बनी हुई है उनको देख करके कवि कहता है कि ये कोई आदमी हैं या देवता हैं, ये कौन हैं। वट मेडन्स लॉथ, और ये शर्माती हुई, ये जो लड़कियां हैं जो कोई काम करने की इच्छुक नहीं हैं, वो कैसी लड़कियों की तस्वीर है। वट मैड परशूट,
इन लड़कियों के पीछे भागने वाले लड़के किस तरह से पागल होकर के भाग रहे हैं, व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, और वो लड़कियां बचने के लिए कितना संघर्ष कर रही हैं, ऐसी तस्वीर उस यूनानी कलश यानी कि ग्रीशियन अर्न के ऊपर बनी हुई हैं। व्हाट पाइप्स और टिम्ब्रिल्स, व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी, किस तरह के का म्यूज़िक वहाँ पर है, पाइप्स एंड टिम्ब्रिल्स बजा करके किस तरह का म्यूज़िक वहाँ दिया जा रहा है इसकी, और व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी, किस तरह का परम आनंद उस संगीत से जो है पैदा हो रहा है। ऐसी एक तस्वीर उस ग्रीशियन अर्न पर बनी हुई है। उस पर बनी हुई पेंटिंग्स, इस यूनानी क्लश को कवि ने अछूती दुल्हन कहा है, खामोशी और धीमे वक्त की, और एक गोद लिया हुआ बच्चा कहा है, एक जंगल का इतिहासकार कहा है, जो कवि की कविता से कहीं बेहतर तरीके से इतिहास की कहानियाँ सुना सकता है। इस स्टेंजा में जॉन कीट्स ने इतनी ही बात कही है। दूसरा स्टेंजा, ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न बाय जॉन कीट्स। Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. जिस संगीत को हम अपने कानों से सुन सकते हैं वो बड़ा मधुर है, बट those unheard, लेकिन जिन्हें हम अपने कानों से नहीं सुन सकते, are sweeter, वो उससे भी ज़्यादा मधुर है। Therefore ये soft pipes play on, not to the sensual ear, but more endeared pipe to the spirit, deities of not on. कवि एक बात जिस पर जोर देना चाहता है जॉन कीट्स, वो ये है कि आर्ट इज़ परमानेंट, लाइफ इज़ ट्रांजिएंट। हमारा जीवन बहुत छोटा है और कला इतनी परमानेंट है कि वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। वो कहता है वो संगीत जो हम कानों से सुन सकते हैं वो हमारे जीवन में सुना हुआ संगीत है, और वो संगीत जिसे नहीं सुना जा सकता, जिसकी कल्पना की जा सकती है, वो संगीत ज़्यादा बेहतर है। इसलिए ग्रीशियन अर्न के बॉडी पर बने हुए, तस्वीरों में बने हुए वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनको कहता है इसलिए सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन, तुम म्यूजिक बजाते रहो। और नॉट टू द सेंसुअल ईयर, ये हमारे फिजिकल ईयर को सुनाई नहीं देता है, परंतु ये हमारी आत्मा को सुनाई देता है, हमारे कल्पना में हमारी में आता है। मोर एंड डियर्ड पाइप टू द स्पिरिट डिटीज ऑफ नोट ऑन, और ये संगीत हमारी आत्मा में कहीं बेहतर म्यूजिक देता है। फेयर यूथ, उस ग्रीशियन अर्न के बॉडी के ऊपर किसी एक नौजवान खूबसूरत लड़के की तस्वीर बनी हुई है, उसको संबोधित करते हुए कीट्स कहता है, फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज, इन पेड़ों के नीचे जहाँ तुम खड़े हो, दाउ कैनस्ट नॉट लीव दाई सॉन्ग। अरे नौजवान लड़के, तुम्हारा संगीत कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो आर्ट है, वो पिक्चर बनी हुई है, वो पिक्चर जैसी है हमेशा वैसी ही रहेगी। जो संगीत बज रहा है वो हमेशा हमेशा के लिए बजता रहेगा। यहाँ पर जॉन कीट्स, जो कि टीबी का शिकार था, टीबी का मरीज था, उसे लगता था मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए उसे आर्ट परमानेंट का ख्याल आता है। वो कहता है कि आर्ट कितनी परमानेंट है, जो हमेशा हमेशा रहेगी, और मैं हमेशा नहीं रहूँगा, मैं तिड़के का ढेदा पानी कल तक नहीं रहना। वो जो है पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, उसके बाद मैं ख़त्म हो जाऊँगा, जॉन कीट्स कहता है। परंतु ये गीत और ये नौजवान लड़का जो पेड़ों के नीचे बांसुरी बजा रहा है वो कभी नहीं मरेगा। नोर एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर, और ये वृक्ष जिनके नीचे तुम खड़े हो इनके पत्ते कभी नहीं झड़ेंगे। बेयर मीन्स उनकी डालियां नंगी कभी नहीं होंगी। बोल्ड लवर, अरे नौजवान लड़के तुम बड़े बोल्ड हो। नेवर नेवर कैनस दो किस, उस ग्रीशियन अर्न की बॉडी के ऊपर एक तस्वीर बनी हुई है जिसमें एक नौजवान लड़का अपनी प्रेमिका को किस करने के बिल्कुल करीब है। उसके होंठ उस लड़की के चेहरे के बिल्कुल नज़दीक हैं, परंतु वो लड़का उस लड़की को कभी भी किस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक तस्वीर है, और जिस पल वो तस्वीर खींची गई है उस पल से ना पीछे हट सकती है ना आगे बढ़ सकती है, बिकॉज आर्ट इज़ परमानेंट एंड लाइफ इज़ टेम्परेरी। अरे नौजवान बहादुर प्रेमी, यू कैन नेवर बी एबल टू किस योर बिलवेड दो विनिंग नियर द गोल। हालांकि विनिंग नियर द गोल, तुम किस करने के उद्देश्य के बिल्कुल नज़दीक हो, लेकिन कभी भी किस नहीं कर पाओगे। येट डू नॉट ग्रीव, फिर भी नौजवान बहादुर लवर, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें दुख करने की ज़रूरत नहीं है। शी कैन नॉट फेड, तुम्हारी प्रेमिका की जवानी कभी नहीं जाएगी, वो हमेशा हमेशा खूबसूरत बनी रहेगी। दो दाउ हैस्ट नॉट दाई ब्लिस, ब्लिस मीन्स आनंद, दाउ मीन्स तुम, हैस्ट मीन्स हैज़,
डाई मीन्स तुम्हारा, हालांकि तुम उसे किस करने का, तुम उसे चूमने का आनंद कभी नहीं ले पाओगे, परंतु एक बात बढ़िया ये भी है कि तुम्हारा गाना कभी खत्म नहीं होगा, ये पेड़, इन पर कभी पतझड़ नहीं आएगी और तुम्हारी प्रेमिका कभी भी बूढ़ी नहीं होगी। फॉर एवर विल दौ लव एंड शी बी फेयर, तुम्हारी प्रेमिका हमेशा जवान रहेंगी और तुम हमेशा हमेशा उसे प्रेम करते रहोगे, क्योंकि आर्ट परमानेंट है और लाइफ टेम्परेरी है। The varied pictures painted on this urn, you can see what Keats describes in this poem. All those pictures are painted on this Grecian urn. O happy, happy boughs that cannot shed your leaves, nor ever did bring, nor ever did the spring adieu, and happy melodist, unwearied, forever piping songs, forever new. यहाँ पर कीट्स क्या कह रहा है? यहाँ पर एक बार फिर से कीट्स टेम्परेरीनेस ऑफ लाइफ एंड परमानेंस ऑफ आर्ट, दोनों चीज़ों को कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। ओ हैप्पी हैप्पी बाउस, वो पेड़ की शाखाओं को संबोधित करके पेड़ की शाखाओं को संबोधित करके कहता है कि तुम कभी इन शाखाओं से नीचे नहीं गिरोगी, क्योंकि ये पोइम एक ओड है। ओड में पोइट संबोधन करता है, पोइट एड्रेस करता है, और यहाँ पर ग्रीशियन अर्न को एड्रेस करने के साथ साथ अलग अलग चीज़ों को एड्रेस करते हुए कीट्स कहता है कि योर लीव्स विल नेवर शेड नोर एवर डिड स्प्रिंग अड्यू, और तुम्हारे पत्तों के लिए कभी भी बसंत जाने वाली नहीं है। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट, और ग्रीशियन अर्न पर पिक्चर के रूप में बनाया हुआ वो म्यूजिक क्रिएट करने वाला व्यक्ति अनवीरीड, वो कभी थकेगा नहीं। फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू, वो हमेशा नए नए गीत अपनी पाइप से बजाता रहेगा, वो कभी भी नहीं थकेगा। क्यों? क्योंकि आर्ट जो है वो परमानेंट है, लाइफ टेम्परेरी है, इसलिए उसके थकने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर पोइट परमानेंस ऑफ आर्ट एंड ट्रांजिटरीनेस ऑफ लाइफ को कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। ही सेज दैट the tree will never shed its leaves because it is depicted on the urn and it is in the form of art. It will never shed its leaves, and its spring will never come to an end. Similarly, the person, the lover who is creating melody or music, he will never be tired. He will be singing songs forever new, and permanently he will sing songs. The piper is depicted on the urn, and this piper is exactly in contrast to the piper of real life, where piper will die, but this piper who is created on the Grecian urn in the form of an art, he will never be tired. He will live forever and forever. He will go on singing songs forever and forever, and these songs will be fresh, always fresh. In this way, the poet expresses the idea that life is temporary while art is permanent. Oh, happy love, more happy, happy love, forever warm and still to be enjoyed, forever panting, forever young, all breathing human passion far above, that leaves a heart high sorrowful and cloyed, a burning forehead and a parching tongue. ओ हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव, लव की दुनिया जो आर्ट में है वो हमेशा हैप्पी है। यहाँ पर रियल लाइफ के लव और आर्ट में डिपिक्ट किए हुए लव की तुलना करते हुए कीट्स कहता है कि आर्ट में डिपिक्ट किया हुआ लव, पिक्चर्स में डिपिक्ट किया हुआ लव हमेशा हैप्पी रहता है, फॉर ए वॉर्म एंड स्टिल टू बी एन्जॉयड, ये हमेशा वॉर्म रहेगा, ये हमेशा जिंदा रहेगा। जॉन कीट्स सेज दैट लव इन दिस वर्ल्ड ऑफ आर्ट विल ऑलवेज बी हैप्पी, इट विल बी एक्साइटिंग, it will be full of pleasure, it will always be youthful, it will be warm forever, forever panting, forever young, it will be panting, it will be breathing, it will be youthful forever and forever, all breathing human passion far above। और आदमी जो सांस लेते हैं, जिनके दिल में भावनाएं होती हैं, जिनके दिल में मोहब्बत होती है, उनकी दुनिया इस आर्ट में पेंट किए हुए लवर की दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फार अबव,
that leaves a heart high, sorrowful and cloyed. जमीन पर प्रेम करने वाले लोग हाई sorrowful, उनको गहरे गम मिलते हैं, उनको गहरे गम मिलते हैं, क्लॉयड, और उन गमों की दुनिया में वो थके रहते हैं. ए बर्निंग फोरहेड, पैशन की वजह से, प्रेम की गहराई की वजह से उनका माथा जलता है. एंड अ पार्चिंग टंग, उनकी जीभ सूख जाती है. एग्जैक्टली इन कॉन्ट्रास्ट टू द वर्ल्ड ऑफ आर्ट, द वर्ल्ड ऑफ रियल लाइफ इज फुल ऑफ पैंग्स, फुल ऑफ पेन्स. आर्ट की दुनिया खुशगवार दुनिया है, जबकि हकीकत की दुनिया गमों से भरी हुई है. यहाँ पर हकीकत की दुनिया में प्रेमियों की जीभ सूख जाती है, माथा जलता है, गमों से भरी हुई दुनिया होती है, जबकि आर्ट की दुनिया में देर इज़ मोर हैप्पी, हैप्पी लव. Who are these coming to the sacrifice? To what green altar, O mysterious priest? Lead us thou that heifer lowing at the skies, and all her silken flanks with garlands dressed. What little town by the river or seashore, or mountain built with peaceful citadel, is emptied of this folk, this pious morn? Who are these coming to the sacrifice? ग्रीशियन अर्न के सरफेस के ऊपर कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, जिन पिक्चर्स से पोइट उसके उस वक्त के लाइफ के बारे में अंदाज़ा लगाता है. ही आस्क्स ए क्वेश्चन, क्या पूछता है? हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस, जानवर की बलि चढ़ाने के लिए ये जो लोग आ रहे हैं ये कौन हैं? टू वट ग्रीन एल्टार, ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, लीडस्ट दाउ दैट ही फॉर लोइंग एट द स्काइज. इस ग्रीन एल्टार, एल्टार मीन्स जो सेक्रीफाइस करने की जगह है, हरी भरी जगह है, वहाँ पर ये सेक्रीफाइस करने के लिए कौन लोग आ रहे हैं और ये कैसा प्रीस्ट है? लीडस दाउ दैट हीफर, जो कि एक बछड़े को लीड करके ले जा रहा है, और बछड़ा लोइंग एट द स्काईज, जोर जोर से चीख रहा है क्योंकि उसकी बलि चढ़ाई जानी है, और वो बछड़े की आवाज़ आसमान को छू रही है. यहाँ पर किस तरह से हाइपरबली का यूज़ किया गया, लोइंग एट द स्काईज. ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स, और ये बछड़ा है, उसकी जो स्किन है उसके ऊपर विद गारलैंड ड्रेस्ड, फूल मालाएं गारलैंड से उसको सजाया गया है. इस तरह की एक तस्वीर, एक बछड़ा जिसकी बलि चढ़ाई जानी है, उसके बारे में जिक्र करता है पोइट. द पोइट सीज अ पिक्चर ऑन द सरफेस ऑफ द ग्रीशियन अर्न, एंड इन दिस पिक्चर देयर इज ए प्रोसेशन coming to offer animal sacrifice. Keats wants to know, what is this place of worship? What kind of sacrifice this sacrifice is? And where the people who are a part of that procession, where are they going to offer the animal sacrifice? There is a priest. The poet believes he is a mysterious priest. He can see a calf, and the calf is for sacrifice. The calf is decorated with garlands, and the young calf is crying to the skies. The poet asks another question, what kind of heifer, what kind of calf this calf is? What little town by river or seashore? ये जो सेक्रीफाइस की जगह है, ये समंदर का कोई किनारा है या नदी का किनारा है? और माउंटेन बिल्ड विद सिटिडल, पीसफुल सिटिडल, एक शांत किला बना हुआ है पर्वत के किनारे. ऐसी कुछ जगह नज़र आ रही है तस्वीर में पेंट की हुई ग्रीशियन अर्न के सरफेस पर. और वो कहता है, इज एम्प्टीड ऑफ दिस फोक, माउंटेन बिल्ट विद पीसफुल सिटिडल, पर्वत के किनारे बना हुआ एक किला, और वो खाली हो गया है लोगों से. दिस पायस मॉर्न, इस सेक्रीफाइस में शामिल होने के लिए सब के सब लोग उस बलि की जगह पर आ गए हैं, और सारा कस्बा खाली हो गया है. द पोइट पेंट्स पिक्चर ऑफ एन एम्प्टी टाउन, एंड द प्लेस ऑफ द वर्शिप इज बैंक ऑफ सम रिवर or the sea shore, and there is a mountain built with peaceful citadel. So the poet wonders what kind of place this is, what kind of this town is. All the people, they are a part of the procession. The town is situated near some river or seashore, and there is a citadel, there is a fortress on some mountain, and all the people have come out of the mountain, making it empty. The poet appreciate art
that capture a moment of real life which is temporary, and art has made this real life permanent. And little town, the streets forever will silent be, क्योंकि आर्ट परमानेंट है। वो लोग तस्वीर में जो दिख रहे हैं वो कस्बे को छोड़ करके बली की जगह पर आ गए हैं, तो वो कस्बा जहाँ से वो आए हैं दैट विल बी साइलेंट फॉर एवर एंड फॉर एवर, हमेशा के लिए वो कस्बा शांत हो गया है। वहाँ लोग लौटने वाले नहीं हैं क्योंकि वो तस्वीर में बनाए हुए हैं। एंड नॉट ए सोल टू टेल वाई द आर्ट डेसोलेट, और ये कस्बा डेसोलेट क्यों है, ये कस्बा खाली क्यों है, ये बताने वाला वहाँ कोई नहीं है। कैन एवर रिटर्न, ना कोई वहाँ वापस जाकर के ये बता सकता है कि वो कस्बा खाली क्यों है। वाई दैट टाउन इज एम्प्टी, ऑल द पीपल ऑफ दैट टाउन दे हैव कम टू द प्लेस ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ दैट हीफर, वो प्रीस्ट जो लीड करके एक बछड़े को ला रहा है, उस बछड़े की बलि चढ़ाने के लिए सब के सब लोग क्योंकि वहाँ आ गए हैं, दैट इज़ वाई the town is empty and this town will be empty forever and forever। इस कस्बे में कभी भी लोग लौट नहीं पाएंगे क्योंकि वो सब के सब लोग तस्वीर में बने हुए हैं। इस तरह से आर्ट जो है वो परमानेंट है और लाइफ जो है वो ट्रांजिटरी है, मोमेंट्री है, टेम्पररी है। पोएटिक शेप, fair attitude, with breed of marble men and maidens overwrought, with forest branches and the trodden wheat. Thou silent form, dost tease us out of thought, as doth eternity. O Attic shape, Attic means Grecian, ग्रीक, यूनानी बर्तन को संबोधित करते हुए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बता रहा है कि कवि उसको पुकार रहा है, ओ एटिक शेप, अरे यूनानी बर्तन, फेयर एटीट्यूड, तुम्हारा एटीट्यूड बहुत ही साफ और बेहतरीन है। विद ब्रीड ऑफ मार्बल मैन एंड मेडन ओवररोट, तुम्हारे सरफेस के ऊपर शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार मार्बल में बनाए हुए आदमियों और लड़कों और लड़कियों की तस्वीर है। विद फॉरेस्ट ब्रांचेज एंड ट्रोडन वीट, वहाँ पर ज़मीन पर जो घास है वो कुचली गई है, पैरों से कुचली हुई घास और फॉरेस्ट ब्रांचेज, पेड़ पौधों की शाखाएं वहाँ पर नज़र आ रही हैं। किस तरह से कवि सेंसुअसनेस का यूज़ करता है, बिल्कुल सही दृश्य, पैरों से कुचली हुई घास का दृश्य, लोगों का दृश्य, म्यूजिक का दृश्य, सेंसेस, पांचों सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए कभी कोई चीज़ हमें वहाँ पर जो है स्मेल करने को मिलती है, कभी कोई चीज़ देखने को, तो कभी कुछ संगीत सुनने को, सब प्रकार की चीज़ों को कीट्स शामिल करता है। द पोइट सेज दैट ग्रीशियन अर्न, यू आर ए फाइन स्पेसिमेन ऑफ ग्रीक आर्ट। ओ अर्न, you are beautiful, and beautiful pictures of men and women. Maidens is not women, maiden is girls, unmarried girls. There is a picture of unmarried girls and men. On the urn there are pictures of forests, branches of jungles. There are trodden wheat, trodden means crushed grass, and these lines give us a description of the urn, on the surface of which there is a picture painted. Thou silent form, ओ ग्रीशियन अर्न, तुम में जुबान नहीं है क्योंकि तुम आर्ट हो, तुम हमेशा शांत रहते हो। डोस्ट टीज अस आउट ऑफ थॉट एज डथ इटर्निटी, इटर्निटी शाश्वतता, परमानेंस की बात अगर हम करें तो तुम्हें देख करके हमें दुख की टीस लगती है। टीज अस, तुम हमें परेशान करते हो जब हम तुम्हारे बारे में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि कवि कह रहा है कि ये बर्तन, इसके ऊपर की आर्ट हमेशा हमेशा रहेगी, लेकिन हम मनुष्य लोग नश्वर हैं, हम नष्ट हो जाएंगे। आपको फिर से याद दिला दूं, जॉन कीट्स जो कि टीबी का मरीज़ था, ये पोइम लिखते वक्त उसके मन में लगातार ख्याल आ रहा था कि वो कुछ ही दिनों का है और बहुत जल्दी मरने वाला है। एक बार फिर से उस गीत की याद दिला दूं जो पंजाबी का है, जिसमें कहते हैं मैं तिड़के कड़ेदा पानी कल तक नहीं रहना। जस्ट लाइक दैट जॉन कीट्स थिंक्स ऑफ डेथ, वो मृत्यु का विचार उसके मन में लगातार कि मैं मर जाऊंगा, मैं कल तक नहीं रहूंगा, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। हिंदी के गीत या पंजाबी के गीत या अंग्रेजी के गीत, सब में एक ही तरह का विचार है। पोइट कहता है, कोल्ड पेस्टोरल, तुम जंगलों में रहने वाले हो, तुम चरागाहों में रहने वाले हो और तुम कोल्ड हो,
क्योंकि किसी भी गर्म या सर्द विचारधारा का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। When old age shall this generation waste, वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी ये पूरी जनरेशन खत्म हो जाएगी, मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरे आसपास के सब लोग खत्म हो जाएंगे, लेकिन दाउ शैल रीमेन, लेकिन तुम वहीं रहोगे। ओ ग्रेशियन अर्न, तुम खत्म होने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम आर्ट हो और हम लाइफ हैं। लाइफ परमानेंट नहीं है, आर्ट परमानेंट है। इन द मिडस्ट ऑफ अदर वू, हमारे चारों तरफ कष्ट ही कष्ट हैं, पीड़ाएं हैं। वू मीन्स पीड़ा, मिडस्ट ऑफ वू, हम इन पीड़ाओं के बीच में रहते हैं। देन अवर्स ए फ्रेंड टू मैन, और आर्ट ओ ग्रेशियन अर्न, तुम हमारे मित्र हो। टू हुम दाउ सेयस्ट, तुम अपने मित्र मनुष्य लोगों को एक शिक्षा देते हो। वो क्या शिक्षा देते हो? ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। तुम हमें ये बताते हो कि सच्चाई सुंदरता है और सुंदरता ही सच्चाई है। दैट्स ऑल, यही एक विचार है जो तुम हमें बताते हो। ये नो ऑन अर्थ, आर्ट सिर्फ यही जानता है कि सत्य सुंदर है और सुंदर है वो सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम की कहानी आर्ट हमें बताती है। द पोइट इन दीज लाइन्स calls the Grecian urn a silent form, and he says that your permanence tortures us. O cold pastoral, you are permanent, while we human beings, we are temporary. When old age, when the time will pass and this generation will die, even then you will be there on this planet. We human beings who live among different kind of pains and woes, but you are an art, you do not bear any woe and pain and pangs. You tell us that beauty is truth, truth beauty. ये बड़ी मशहूर लाइन है कीट्स की, beauty is truth, truth beauty. This is you teach us, this is you tell us. We human beings on earth, we need to know, and this is a permanent truth that beauty is truth, truth is beauty. इस प्रकार कीट्स टेम्परेरीनेस ऑफ लाइफ एंड परमानेंस ऑफ आर्ट को उजागर करते हुए इस संबोधन वाली कविता ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में अपने विचार व्यक्त करता है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and study this poem many times so that you can understand this poem properly. Good luck. Bye bye.